नमस्कार दोस्तों, जनरल लाइंस में आप सभी का स्वागत है। ये हम लोग घटना चक्र का भारतीय इतिहास का प्रीवियस ईयर पेपर का हल प्रश्न पत्र देख रहे हैं। इसमें हम लोगों ने गवर्नर और गवर्नर जनरल से संबंधित जो सेगमेंट है उसके हम लोगों ने 55 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो अब 56 से स्टार्ट करते हैं। क्या है सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब किया? तो 1843 में किया था। लॉर्ड एलनबरो के समय किया था इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो सिक्किम का लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ठीक है, सिक्किम जो नेपाल और भूटान राज्यों के मध्य स्थित एक छोटा सा राज्य था, उसके राजा का यह दोष लगाया गया कि उसने 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में उस राज्य के कुछ दूरवर्ती प्रदेश, जिसमें दार्जिलिंग भी सम्मिलित था, को भारत में मिला लिया गया। नेक्स्ट है निम्न में से कौन अवध का रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो कौन था? जेम्स आउटरम था उस टाइम। ठीक है, 1854 ईस्वी में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउटरम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया था। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है और जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। आउटरम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था। 1857 के विरोध के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस था। लखनऊ में जो था वो हेनरी लॉरेंस था और अवध में था वो कौन था? आउटरम था, जो विद्रोहियों के हाथों मारा गया था। और जो हेनरी लॉरेंस है वो मारा भी गया था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में बिछाई गई थी। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। नेक्स्ट है भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो बम्बई और थाने के बीच में हुआ था। ठीक है, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू की गई थी? तो 1853 में शुरू की गई थी, बम्बई से थाने के बीच में और लॉर्ड डलहौजी के समय में। ठीक है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला जो रेलवे है उसने की थी सर्वप्रथम। 1853 में बम्बई के बोरीबंदर स्टेशन से थाने के मध्य भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ तो कब हुआ? डफरिन के समय हुआ, जब 1885 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था ना। तो 1 जनवरी 1886 को संपूर्ण बर्मा का ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था। ठीक है, जो ब्रिटिश भारतीय राज्य का अंतिम प्रमुख विस्तार था, इस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? तो डलहौजी ही थे। ठीक है, इन्होंने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किया जाने लगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? तो ये लॉर्ड कैनिंग थे, 1856 में किया गया था और ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के बाद शुरू हुआ था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 के समय 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अधिनियमित हुआ। इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी के समय प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से संपन्न हुए बालक भी वैध घोषित किए गए। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो किसने सुनाया था? कैनिंग ने सुनाया था। उस टाइम कैनिंग आ गया था गवर्नर बन के लॉर्ड डलहौजी के बाद। जो 1857 की क्रांति हुई थी वो किसके समय हुई थी? लॉर्ड कैनिंग के समय ही हुई थी। ठीक है, 1857 की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस कारण ब्रिटिश सत्ता कुछ तो हिली गई थी, कुछ क्या बहुत कुछ हिल गई थी और उसके कारण इन लोगों को एक नीति में परिवर्तन करना पड़ा और
अपनी नीति में जो परिवर्तन किया उसके फलस्वरूप उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक तरफ कर दिया और खुद जो ब्रिटिश सत्ता है, जो ब्रिटिश शासन है, ताज है, वो सामने आया और फिर एक नई नीतियाँ अपनाई गई ताकि जो विद्रोह है, विद्रोह के कारण को देखा गया और साथ में आगे उसका क्या किया जाए उसके लिए। तो जैसे अवध, उत्तर प्रदेश, यहाँ के सैनिकों ने ज़्यादा विद्रोह किया था, ये लोग ज़्यादा इन्वॉल्व थे, तो इन लोगों से यहाँ की जो सैनिक भर्ती थी उसको रोक दिया गया। ज़्यादातर कहाँ के सैनिक लिए गए, अब गोरखा, पंजाब, सिख, ठीक है, इन लोगों को भर्ती किया गया। तो ऐसी और भी बहुत सारी नीतियाँ अपनाएंगी और ये सब जो हड़प नीति चल रही थी वो सब खत्म करना पड़ा इन्हें। लेकिन हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से तो इन्होंने तब भी किया और बहुत ज़्यादा किया उसके बाद। तो 67 निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो कौन सा था? लॉर्ड कैनिंग था। ये गवर्नर जनरल उस टाइम, अभी तक तो कंपनी का चल रहा था ना, तो कंपनी का खत्म हुआ, अब महारानी का हुआ, तो अब क्या बन जाएगा? अब वायसराय बन जाएगा। तो सबसे पहला प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग बने। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। कहाँ पे? इलाहाबाद में हुआ था ये, ठीक है। नेक्स्ट है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था। तो ये 1858 की जो साम्राज्य की घोषणा थी उसमें किया गया था, ठीक है। महारानी की उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारतीय देशी राज्यों के प्रति नीति को भी व्यापक रूप से परिवर्तित किया गया और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए संभावित किसी संकटापन्न स्थिति से बचाव के लिए उनका प्रयोग करते हुए उन्हें तैयार किया गया। विजय और विलय की नीति का पूर्णतः परित्याग कर दिया गया और देशी राज्यों के शासकों को उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति दी गई। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। तो किसने नियुक्त किया? किसने नियुक्त नहीं किया, कब नियुक्त किया? 1877 में, ये जब लेटिन आया था उस टाइम, और केसरी हिंद की उपाधि भी इन्हें दी गई थी, उपाधियों का अधिनियम लाया गया। तो क्या था? राजसी उपाधि अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 में पारित किया गया। तो पारित कब हुआ था? रॉयल टाइटल एक्ट, ये 76 में हुआ था और इस अधिनियम के तहत 1 जनवरी 1877 को दिल्ली सरकार में भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया महारानी विक्टोरिया को। इसी प्रकार सम्राट एडवर्ड 7 को 1903 में और जॉर्ज पंचम को वर्ष 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया, ठीक है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो दास प्रथा को समाप्त किसने किया था? लॉर्ड एलनबरो ने किया था। कब किया था? 43 में, 43 में, 1843 में। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। इनका कार्यकाल 1842 से 44 ईस्वी तक था। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, तो बिल्कुल सही है। लॉर्ड बेलेजली चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, तो नहीं, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की ये नहीं है, नॉर्थ बुक और ऑकलैंड के बाद के जो एरा स्टार्ट हुआ था वहां से लेकर नॉर्थ ब्रुक तक चला था, ठीक है, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता का। लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि नहीं, बेलेजली थे सहायक संधि के, और लॉर्ड डलहौजी किसके थे? हड़प नीति के थे। लॉर्ड कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी डफरिन के टाइम, और लॉर्ड कैनिंग के टाइम क्या हुई थी? प्रथम वायसराय बने थे, साम्राज्य की घोषणा उत्पन्न हुई थी, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी, जबकि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति जॉन लॉरेंस सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली से तथा व्यवगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी से संबद्ध है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में की थी। ये जो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, कुशल अकर्मण्यता की नीति है ना, ये जो अफगान से संबंधित नीति है। ये जो सिंध का विलय हुआ इसके बाद जो अफगान के लिए नीति अपनाई गई थी उसमें था कुशल अकर्मण्यता कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन जब लिटिन आ गया था उस टाइम फिर नीति को चेंज किया गया नॉर्थब्रुक के बाद, तो फिर उसके बाद ये जो नई नीति अपनाई गई वो हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी, ठीक है।
तो ये जो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता और कुशल और कर्मण्यता की नीति है ना, ये अफगानिस्तान के परिप्रेक्ष्य में आती है। और जो इसका मेन जो इसने यूज किया था ये जॉन लॉरेंस है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त बिल्कुल सही है। ये बेलीजली सहायक संधि बिल्कुल सही है। लॉर्ड डलहौजी व्यवगत का सिद्धांत। लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता, तो ये गलत है ना, डी। नेक्स्ट है स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम 1793 में। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, वेलेजली सहायक संधि, लॉर्ड हेस्टिंग्स, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो ये गलत है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय नहीं हुआ था। ठीक है, ये कब हुआ था? ये 1803 में 1805 के बीच, तो वेलेजली थे उस टाइम। और ये बाजीराव द्वितीय थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। ठीक है, उस टाइम हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन, ये जो सती प्रथा से संबंधित है। ठीक है, तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली के काल में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में तृतीय और अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 में हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की पराजय के पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवा की गद्दी 1818 ईस्वी में समाप्त कर दी और पश्चिमी भारत में स्थित पेशवा का समस्त प्रदेश बम्बई प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर लिया गया। इसके अतिरिक्त कंपनी ने बुंदेलखंड, मालवा और शेष भारत, जिस पर पेशवाओं का प्रमुख था, पर राजनीतिक अधिकार कर लिया। उन तीनों युग में सम्मिलित हैं। ठीक है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया? तो 1818 में किया गया। तो अंतिम पेशवा कौन से कहलाएंगे? बाजीराव द्वितीय ही कहलाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो राजपूताना की देसी रियासतों के साथ, तो ये चार्ल्स मेटकॉफ थे। क्या था? राजपूताना की रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 1818 की अधीनस्थ की वार्ता चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, देखो उस टाइम जो चार्ल्स मेटकॉफ थे वो गवर्नर नहीं थे। उस टाइम गवर्नर कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। बाद में जो 1836 के टाइम जब बेंटिक के बाद चार्ल्स मेटकॉफ को बनाया गया था, उस टाइम फिर जब इन्हें पत्रकारिता के लिए माना जाता है, एक्ट खत्म किया था तब इन्होंने ना। ठीक है, तो इसमें क्या था, जो अधीनस्थ संधि की वार्ता थी वो चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी 1817 से 18 में। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राजपूताना पर ब्रिटिश सर्वोच्चता और मराठों पिंडारियों के प्रति राजपूताने की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के तत्कालीन रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ को वार्ताकार बनाया था। तो इस टाइम क्या थे? दिल्ली के रेजिडेंट थे। ठीक है, मेटकॉफ। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि। सर जॉन सोर आंग्ल नेपाल युद्ध नहीं। लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो बिल्कुल सही है। लेकिन सर जॉन सोर आंग्ल नेपाल युद्ध नहीं है सही, क्योंकि जो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था वो सुगौली की संधि वाला है और लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम हुआ था। क्या था? आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। 1814 में पहला युद्ध लड़ा गया, लेकिन कोई विशेष सफलता नहीं मिली। 1815 में दूसरा युद्ध लड़ा गया। कुमाऊं में अल्मोड़ा को जीत लिया गया और मेजर जनरल ऑक्टरलोनी ने वीर गोरखा सरदार अमर सिंह थापा को मलाव का किला समर्पित करने के लिए विवश किया। ब्रिटिश सेना राजधानी काठमांडू से 30 मील की दूरी तक पहुंच गई। 2 दिसंबर 1815 को सुगौली की संधि लेखबद्ध हुई थी, जिसे 4 मार्च 1816 को अनुमोदित किया गया। कुमाऊं, गढ़वाल और शिमला जैसे जिले अंग्रेजों को सौंपे गए। इसमें पता है इन लोगों ने क्या किया था? नेपाल जो था, नेपाल की स्थिति के कारण उन्होंने 3 जगह से आक्रमण किया था। एक गोरखपुर के यहाँ से किया था, गोरखपुर साइड से। दूसरा उत्तर प्रदेश से, जो उत्तराखंड से युद्ध किया था। तो तीनों साइड से घेर लिया था। जबकि जो अमर सिंह थापा थे बहुत ही मतलब प्रभावशाली राजा था उस टाइम, जो सरदार था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? लॉर्ड एलनबरो अवध का विलीनीकरण नहीं। एलनबरो ने क्या किया था? एलनबरो ने सिंध का किया था। ठीक है, और अवध का विलीनीकरण किसने किया था? ये कौन थी? आउटरम था, उसका हुआ था। और लॉर्ड डलहौजी उस टाइम वायसराय थे। लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलीनीकरण नहीं,
ये लॉर्ड एलनबरो ने किया था। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध तो नहीं, हाँ, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। सर जॉन सोट तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो ये लॉर्ड वेलेजली है, तो लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। लॉर्ड एलनबरो सिंध का अंग्रेजी राज्य में अगस्त 1843 में विलय हुआ था। लॉर्ड डलहौजी कुशासन के आरोप में 1856 ईस्वी में अवध का विलीनीकरण हुआ था। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध 1799 में। लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्लो मराठा युद्ध, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है, सुमेलित नहीं है बता, लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण, तो सही है। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो हाँ बिल्कुल 1885 में हुई थी, इसी के समय हुई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक चार्ल्स एक्ट 1833 का पारित होना, तो हाँ 28 से ये रहे हैं 35 तक। लॉर्ड लिटिन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना, तो इसमें डी सही नहीं है। प्रथम आंग्ल युद्ध जो हुआ था ऑकलैंड के टाइम हुआ था, ठीक है, लिटिन के टाइम द्वितीय हुआ था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 के मध्य हुआ था। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। लॉर्ड लिटिन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 में हुआ था। इस प्रकार विकल्प सही डी सम्मिलित नहीं है। निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है, तो जॉन लॉरेंस थे, ठीक है। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल कर्मण्यता की नीति आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलनबरो के काल से प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक चलती रही। इस नीति को प्रायः जॉन लॉरेंस के नाम से विशेष रूप से संबंधित किया जाता है, क्योंकि उसके वायसराय काल में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला। इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित की गई। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई तो मेयो के काल में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में हुई थी, लेकिन जो रेगुलर हुई थी वो कब हुई थी? रिपिन के काल में शुरू हुई थी। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो 1869 से 72 के काल में और 1872 में प्रारंभ हुई, किंतु लॉर्ड रिपिन के काल में नियमित जनगणना 1881 से शुरू हुई। फिर उसके बाद हर 10 साल में होने लगी, 91, फिर उसके बाद 1901 में, तो ऐसे हर 10 साल में अभी तक ये नियम है, ठीक है। वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई? तो ये मेयो थे। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड मेयो की गई थी अंडमान निकोबार में। लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक कैदी द्वारा की गई थी। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? तो लॉर्ड मेयो। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लिटिन था, ठीक है। जब द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ ना, उसमें इसने इस नीति का अनुसरण किया। 1876 में लिटिन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल कर्मण्यता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा और इसने अफगान में हस्तक्षेप की नीति अपनाई, ठीक है। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लिटिन ने अपनाई थी। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? तो कर्जन रहा है, ठीक है, सबसे दीर्घ काल तक। देखिए, ब्रिटिश वायसराय में भारत के विषय में सर्वाधिक जानकारी रखने वाले वायसराय लॉर्ड कर्जन का प्रश्नगत वायसराय में सर्वाधिक दीर्घकाल है, जो मतलब प्रश्न में दिए गए उसमें 1899 से 1905 तक रहे हैं लॉर्ड कर्जन, 7 वर्ष तक। लॉर्ड डफरिन जो रहे हैं वो 1884 से 88 तक, और हार्डिंग जो रहे हैं 10 से 16 तक, और मेयो जो था, मेयो का 69 से 72। तो हालांकि और भी हैं गवर्नर जिनका ज़्यादा रहा है, लेकिन प्रश्न में जो दिए गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा लॉर्ड कर्जन है। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी, तो रिपिन द्वारा। स्थानीय स्वशासी संस्थाओं का जनक कहा जाता है, और रिपिन ने बहुत सारी अच्छी योजनाएं चलाई थी। एक जो एल्बर्ट विलाय था, ये भी इन्हीं के टाइम आया था, तो हालांकि उसको बाद में रद्द कर दिया गया था क्योंकि विद्रोह कर दिया था अंग्रेजों ने।
तो 1880 ईस्वी में इंग्लैंड में ग्लैडस्टन के नेतृत्व में उदारवादी दल सत्ता में आया। तो ये जो फैक्ट्री अधिनियम था, कारखाना अधिनियम, वो भी इसी ने स्टार्ट किया था 1881 में सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको पढ़ लेते हैं पहले। 1880 ईस्वी में इंग्लैंड में ग्लैडस्टन के नेतृत्व में उदारवादी दल सत्ता में आया। ग्लैडस्टन यूरोप में स्वतंत्रता का समर्थक था। उसने अपनी भारत के प्रति नीति का इन शब्दों में वर्णन किया: हमारा भारत में रहने का अधिकार इस तर्क पर है कि हमारा वहाँ रहना भारतीयों के लिए हितकर है, और साथ ही यह भारतीयों यह अनुभव करें कि यह हितकर है। तो कौन बना था? ग्लैडस्टन के नेतृत्व में। तो यहाँ से चेंजिंग हुई थी सोच में, जिस कारण रिपिन की जो नीतियाँ थी वो इतनी उदारवादी थी। ठीक है, इस दौरान रिपिन को वायसराय पद के लिए चुना गया। संभवतः रिपिन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय सुशासन पर सरकारी प्रस्ताव 1882 था। रिपिन देश की नगर पालिकाओं को विकसित करना चाहता था। उसके अनुसार इन्हीं से देश की राजनीतिक शिक्षा आरंभ होती है। इस प्रस्ताव के तहत ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। प्रत्येक जिले में जिला उपविभाग, तालुका और तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई। नगर में नगर पालिकाएं स्थापित की गई। इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित कार्य और आय के साधन दिए गए। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया? तो रिपिन ने किया था। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? तो इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंध नहीं, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित नहीं, भाषा से नहीं था संबंधित। यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई, हाँ यही था कि इसमें जो यूरोप के लोगों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाना। पहले यूरोप के जो लोग थे उनमें अगर उनमें कोई अपराधी है तो उसका जो केस होता था ना, वो भारतीय न्यायाधीश नहीं सुन सकते थे, उन्हें केवल यूरोपीय सुनेगा। तो इस चीज़ को हटाया गया था। हालांकि बाद में विद्रोह हुआ और परिणाम ये हुआ कि उसको वापस लेना पड़ा। सर पीसी इल्बर्ट वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। उन्होंने 2 फरवरी, अच्छा पहला विधि सदस्य कौन था? पहला विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले माने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी जाती है। इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाएं और भारतीय और तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाएं। यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेषाधिकारों पर कुठाराघात माना। इल्बर्ट बिल को लेकर विवाद के कारण 1884 में लॉर्ड रिपिन ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पूर्व त्यागपत्र दे दिया। किसकी पदावधि में महिलाओं और बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने और स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम तो रिपिन के काल में आया था, 81 में आया था। इसमें 7 वर्ष से जो नीचे के बच्चे थे ना, उनको मना कर दिया गया था, और भी थे, पढ़ लेते हैं इसमें। लॉर्ड रिपिन को ब्रिटिश भारत के वायसराय में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाले महिलाओं और बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए। कहाँ पे? जहाँ 100 या उससे अधिक मजदूर हैं, वहाँ के लिए ये नियम बने थे, जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के रूप में जाना जाता है। इसके बाद फिर 91 में नया आता है, द्वितीय। ठीक है, तो इस अधिनियम में क्या था? इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक लग गई। 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्यावधि प्रतिदिन 9 घंटे हो गई और महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया। बाकी जो पुरुषों के थे उनके घंटों में कमी नहीं की गई। ठीक है, नेक्स्ट है, फर्स्ट है फैक्ट्री एक्ट 1881 में औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। नेक्स्ट है, एनएम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। तो केवल 2 सही है, ठीक है, एक गलत है। क्या था इसमें? प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में पारित किया गया था, परंतु यह अधिनियम अपर्याप्त मापदंड जैसा साबित हुआ। इसमें केवल ऐसे मजदूर जो बच्चे थे उन्हीं के सुरक्षा संबंधित प्रावधान बनाए गए थे। इस अधिनियम में महिला मजदूरों संबंधित कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था, अतः इस अधिनियम में मजदूर सामान्यतः निराश थे। एनएम लोखंडे, नारायण मेघाजी लोखंडे भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। 19वीं शताब्दी में वे न केवल हथकरघा और कपड़े की मिलों में मजदूरों की दयनीय स्थिति में सुधार करने के लिए याद किए जाते हैं, बल्कि जाति और संप्रदाय जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने साहसिक पहल की। कौन थे ये?
ये थे NM लोखंडे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो रिपन है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रथम स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 ईस्वी में भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इन्होंने प्रांतीय सरकारों को आज्ञा दी कि वे प्रांतीय और स्थानीय नागरिक वित्तीय साधनों का एक सर्वेक्षण करें, जिससे यह निश्चित किया जा सके कि किन किन मदों का आम व्यय स्थानीय प्रशासन के सुपुर्द किया जा सकता है। सही सुमेलित नहीं है बताना है। स्थानीय सुशासन लॉर्ड लिटिन, तो यही सही सुमेलित नहीं है, रिपन है, लिटिन नहीं है। साइट संधि वेलेजली सही है। राज्य अपहरण नीति डलहौजी, स्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस, इसमें भी मिलान करना है। क्लाइव बेंटिक, चार्ल्स मेटकाफ और कर्जन, तो मेटकाफ ने क्या किया था? प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया था। ठीक है, चार्ल्स मेटकाफ मुक्तिदाता कहा जाता है इन्हें। ठीक है, बेंटिक के टाइम क्या हुआ था? बेंटिक के टाइम अंग्रेजी शिक्षा। क्लाइव के टाइम क्या हुआ था? बंगाल में दोहरा शासन हुआ था। और कर्जन के टाइम बंग विभाजन हुआ था। तो क्या हो जाएगा? 4 का बी और 3 का ए। कौन सा है? 4 का बी, 3 का ए, तो ये हो जाएगा ए। ठीक है, क्या था इसमें? इसमें था क्लाइव ने 1765 में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू की, जिसे बाद में किसने खत्म की थी? इन्हें 1700 जब ये वॉरेन हेस्टिंग्स आए थे तब इन्होंने द्वैध शासन प्रणाली जो क्लाइव ने स्टार्ट की थी उसको खत्म किया था। ठीक है, तो और सेकंड क्या था? बेंटिक के कार्यकाल में ही मैकाले द्वारा आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई। अपने प्रस्तावों में मैकाले की योजना यह थी कि एक ऐसा वर्ग बनाया जाए जो रंग तथा रक्त से भी भारतीय हो, परंतु प्रवृत्ति, नैतिकता तथा बुद्धि से अंग्रेज हो। ठीक है, मैकाले का विचार 7 मार्च 1835 को एक प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित किया गया, जिसमें यह निश्चय किया गया कि उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा अंग्रेजी होनी चाहिए। इसे शायद मैकाले कोड कहते हैं, मिनट कहते हैं, मिनट। ठीक है, तो इसमें क्या था? चार्ल्स मेटकाफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया और इसलिए उसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। कर्जन के काल में वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, और जो कि फिर बाद में कब रद्द हुआ था? ये जब जॉर्ज पंचम आए थे ना, मैरी, और दिल्ली दरबार हुआ था 11 में, उस टाइम फिर इसकी घोषणा की गई थी इसको खत्म करने की। ठीक है, 97 क्या है? लॉर्ड डलहौजी। अच्छा, इसमें ही मिलान करना है, तो डलहौजी किससे संबंध होने के? व्यक्तिगत के सिद्धांत। विलियम बेंटिक, सती प्रथा का निषेध, जो कि कब हुआ था? 29 में हुआ था। लॉर्ड रिपन, स्वायत्त शासन 82 में, 1882। लॉर्ड कर्जन, बंगाल का विभाजन 1905। तो इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या होगा? व्यक्तिगत के सिद्धांत के सबसे पहले क्या 48 से 56 तक था, तो सबसे पहले सतारा को, फिर जैतपुर, संबलपुर, बघात, उदयपुर, झांसी नागपुर, तो ये 54 में हुआ था। और विलियम बेंटिक ने 1829 में 17वें नियम द्वारा सती प्रथा का अंत किया था। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव था, और बंगाल विभाजन 1905 में कर्जन ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना सुमिलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट, नहीं। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 73 में आया था, कॉर्नवालिस नहीं थे। लॉर्ड वेलेजली स्थायी बंदोबस्त, नहीं, कॉर्नवालिस थे। लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय, तो हाँ, सिंध का विलय एलनबरो के टाइम हुआ था 1843 में। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, प्रथम अफगान युद्ध, तो नहीं, प्रथम अफगान युद्ध ऑकलैंड के समय हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई? तो ये कर्जन के टाइम हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1901 में। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास जो हुए थे वो 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुए थे। 1861 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंगम को प्रथम पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त किया गया था। ये यहाँ से सीक्वेंस बता रहे हैं कि कैसे क्या हुआ था। तो 1861 में पहले कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंगम को प्रथम पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त किया गया, और 1784 में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रथम प्रयास किए गए थे। फिर
यहाँ पे 71 में पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए सरकार में अलग विभाजन किया गया था। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1899 से 1905 ईस्वी के दौरान वर्ष 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को एकीकृत केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका पहला महानिदेशक नियुक्त किया गया। और फिर इस टाइम इसके बाद जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही खुदाई हुई थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे स्थल प्राप्त हुए थे। तो 1921 और 22 में जो, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी? ये कर्जन के काल में हुई थी। अच्छा, 1904 में फिर एक एक्ट भी लाया गया था, ठीक है, पुरातत्व सर्वेक्षण से ही संबंधित। निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी? तो सर्वेक्षण विभाग की स्थापना देखो पहले हुई थी 71 में, ठीक है, अलग सरकार ने बनाया था इस टाइम। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया था। उस समय गवर्नर जनरल अर्ल ऑफ मेयो थे, ठीक है। कौन थे? अर्ल ऑफ मेयो थे। 1800 ड्यूक ऑफ अर्गिल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। अर्गिल के सुझाव पर ही पुरातत्व विभाग बनाया गया था। तो दिए गए विकल्पों में मेयो अर्गिल किसी का नाम न होने के कारण निरस्त कर दिया गया था। तो कौन थे इसमें? पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो बनाया गया था पहला, इसमें मेयो या फिर अर्गिल, ठीक है। 2, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो ये कर्जन के टाइम हुआ था। प्राचीन स्मारक संरक्षण यही हुआ था 1904 में, ठीक है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया था। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो ये की थी गोखले ने। लॉर्ड कर्जन ने अपने वायसराय काल में भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्णता अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? तो ये कर्जन ने की थी, ठीक है। इसमें क्या था? लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1921 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य देशीय नरेशों के राजकुमारों और सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए। लॉर्ड कर्जन, चेम्सफोर्ड, हार्डिंग और इरविन। तो क्या करना है इसमें? साम्राज्य के दौरान कालानुक्रम बताना है। अच्छा, तो कालानुक्रम में क्या होगा इसमें? सबसे पहले आ जाएंगे कौन आ जाएगा? हार्डिंग, इरविन। तो चलिए देख लेते हैं, मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा है। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक रहा है। हार्डिंग जो रहे हैं वो 10 से 1916 तक रहा है। इन्हीं के टाइम दिल्ली के दरबार हुआ था और गदर पार्टी की स्थापना, ये सब इन्हीं के टाइम का था, 16 तक, 1916 तक। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे 1916 से 21 तक रहे हैं। जो 1919 का एक्ट आया था वो उन्हीं के समय आया था। लॉर्ड इरविन जो 1926 से 1931 तक रहे हैं, ठीक है, जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, द फेमस, ठीक है। नेक्स्ट है, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। तो हाँ बिल्कुल, और यही बंगाल विभाजन जो था, ठीक है। नेक्स्ट इसको पढ़ लेते हैं। वर्ष 1905 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। इसने बंगाल को 2 भागों में बांटकर पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया। बंगाल के पश्चिमी भाग में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर को शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त उसने मद्रास और मध्य प्रांत की सीमाओं में भी बदलाव किया। फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई थी। तो ये कर्जन और मिंटो दोनों ने अपनाई, दोनों आते हैं। कर्जन का ये बंगाल विभाजन का कारण था। लॉर्ड मिंटो का जो सांप्रदायिक विभाजन हुआ था राजनीति का, उसमें हुआ था 1919 का जो एक्ट आया था उसके तहत माना जाता है। तो फूट डालो राज करो की नीति
रणनीति लॉर्ड कर्जन और मिंटो दोनों के द्वारा अपनाई गई थी। इस नीति के तहत मिंटो ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को प्रोत्साहित किया था। लॉर्ड कर्जन ने शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थक हिंदू विरोधी नीति अपनाई। इस नीति के प्रतीक के रूप में ही 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। बंगभंग का उद्देश्य प्रशासन की सुविधा उत्पन्न करना नहीं था जैसा दावा किया गया था, बल्कि इसके दो स्पष्ट उद्देश्य थे, एक हिंदू मुस्लिम को लड़ाना और दूसरे नवजागृत बंगाल को चोट पहुंचाना। ठीक है, नेक्स्ट है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। तो ये लॉर्ड कर्जन थे, इन्होंने बोला था ये चीज। ठीक है, अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफी कमजोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता लॉर्ड कर्जन वर्ष 1900 में कर्जन ने ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखा, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल से मिलने को इनकार भी कर दिया था। ठीक है, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने वाले कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी? तो मिंटो थे, 1909 में जो आया था, मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं जिसे। नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया और जॉन मार्ले को भारत सचिव नियुक्त किया गया। इसके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार 1909 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पहली बार पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य मुसलमानों को कांग्रेस के विरुद्ध करना था। इसके बाद जो 1919 है ना, इसमें इसी का विस्तार किया गया, जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र का और पृथक मताधिकार है, इसमें फिर उसके बाद सिखों को, यूरोपियों को इसमें जोड़ लिया गया। ठीक है, निम्न में से कौन सा भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो एक लॉर्ड रीडिंग था, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। इसके समय क्या क्या हुआ था? चोरी चोरा कांड हुआ था 22 में, स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, रॉलेट एक्ट का निरसन हुआ था। बताना इसमें पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग तो 1784 में आया था। तो हाँ बिल्कुल, वारेन हेस्टिंग से। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन नहीं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटिन थे, एल्वर्डविल रिपिन। तो बिल्कुल, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में लॉर्ड लिटिन के काल में पारित हुआ। इस अधिनियम को मुंहबंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। सरकार अवांछनीय विषयों को प्रकाशित करने के अपराध में संबद्ध पत्र को चेतावनी दे सकती थी और उससे जमानत ले सकती थी, जमानत को जब्त कर सकती थी, और यदि यह अपराध पुनः किया जाता था तो सरकार छापा खाने को भी जब्त कर सकती थी। अर्सिकन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत बताया और भारत के प्रभावी प्रगति के लिए घातक बताया। एस.एन. बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात कहा है। इस अधिनियम के अधीन सोमप्रकाश भारत में, मैंने ये जो सोमप्रकाश और भारत में पेपर थे, मैं इन्हीं के लिए लाया गया था। इसके अलावा भी ढाका प्रकाश, सहचर और अन्य समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। और एक विशेष जो थी शिशिर कुमार घोष की अमृत बाजार पत्रिका, तो उसने इस टाइम क्या किया था कि रातों रात इसने अपनी लैंग्वेज चेंज कर ली थी, जो बंगाली भाषा है उससे इसने कन्वर्ट करके अंग्रेजी भाषा में छपवाना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? ठगी का दमन, वेंटिक, एल्वर्डविल रिपिन, रिंग फेंस की नीति, वारेन हेस्टिंग, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन। तो कर्जन नहीं है, कौन है? लिटिन है। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? तो ये लॉर्ड हार्डिंग के टाइम हुआ था, जब दिल्ली दरबार लगा था ना 1911, तो उसी में घोषणा हुई थी और 1912 में राजधानी बन भी गई थी दिल्ली। ठीक है, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने वर्ष 1911 में जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी को भारत बुलाया और दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार के नाम से जानते हैं। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा राजधानी के स्थानांतरण की घोषणा की गई। जोड़े बनाना है। हड़प नीति तो ये डलहौजी की है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, बंगाल विभाजन तो ये कर्जन है। बंगाल में दोहरा शासन, द्वैध शासन क्लाइव का था। सामाजिक सुधार बेंटिक ने किए थे।
ठीक है। नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें भी चयन करना है सही उत्तर का। बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल और वाइस राय, गवर्नर जनरल और सम्राट की उपाधि। अच्छा, इसमें देखिए नाम जो दिए गए हैं वो लोगों के, डलहौजी का अर्ल मार्क्विश और जेम्स एंड्रूज ब्राउन रैमजे। तो ये कौन था? ये डलहौजी का नाम था ना, जेम्स एंड्रूज ब्राउन रैमजे। तो ये इसमें क्या आ जाएगा? हड़प नीति का आ जाएगा। तो हड़प नीति कौन सा उसमें है? अच्छा, भारत का गवर्नर जनरल बेंटिक आ जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं, ऐसे समझ नहीं आ रहा है इसमें, सही होगा। हाँ देखिए यहाँ पे यही पढ़ देते हैं, नहीं इसमें ढंग से लिखा है, रुकिए रुकिए रुकिए। देखिए ए का हो जाएगा 3, तो इसमें क्या हो जाएगा? एक है बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल 1773, तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तो क्या हो जाएगा इसमें? चार्ल्स कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मार्क्विश, फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल, ठीक है, कॉर्नवालिस था। और सेकंड है भारत का गवर्नर जनरल 1833 के अधीन, तो ये जेम्स एंड्रूज रैमजे डलहौजी कार्ल मार्क्विस था। और भारत का गवर्नर जनरल वाइसराय, तो ये कौन था? ये गिलबर्ट जॉन एलियट मरे किनमोंड मिंटो कार्ल। और क्या, गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधि मतलब वाइसराय, तो ये कौन था? ये था आर्किबाल्ट पर्सिवल बेबल बाई काउंट और अर्ल वेबल। चलिए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। अंग्रेजों द्वारा बंगाल के अधिग्रहण के उपरांत कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। इसी एक्ट के तहत कंपनी के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग्स की नियुक्ति हुई। यद्यपि विकल्प में वारेन हेस्टिंग्स नहीं है, तो उसका उत्तरवर्ती कॉर्नवालिस कालक्रमानुसार उत्तर होगा। और 1833 का एक्ट डलहौजी की नियुक्ति हुई थी इसके तहत। 1858 के एक्ट के तहत मिंटो की नियुक्ति हुई थी और 35 के तहत बेवल की नियुक्ति हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, कितना टफ लिख दिया इतने इजी क्वेश्चन को। स्थान और मिलान करना है, विलय का वर्ष बताना है। तो 17 का 48 में हुआ था, बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 2 में है। अवध का कब हो जाएगा? 56 में है, तो सी का 4 आ जाएगा, सी का 4 आ जाएगा। तो ये क्या अभी तो है। और इसके बाद झांसी, झांसी 54 हो जाएगा, 54 आ जाएगा। तो टी का 4 हो जाएगा। तो अब तो शायद स्पष्ट है कि ए ही होगा। और संबलपुर तो 49 हो जाएगा। ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका। ठीक है, 17 49, नहीं सॉरी, संबलपुर 49, 17 48, अवध 56 और झांसी कब हुआ था? 1854 में, झांसी और नागपुर। ठीक है, निम्न की घटनाओं पर विचार कीजिए, उनका कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सिक्किम का विलय, झांसी का विलय, पंजाब का विलय, बर्मा का विलय। तो बर्मा का तो बाद में हुआ था 87 टाइम, जब ये डफरिन था। झांसी का विलय कब हुआ था? डलहौजी के टाइम हुआ था। पंजाब का विलय भी डलहौजी के टाइम माना जाएगा। और सिक्किम का विलय, तो ये क्या आ जाएगा? सिक्किम का विलय 1817 में हुआ था। ठीक है, सबसे पहले हुआ था। फिर पंजाब का विलय 1849 में हुआ था। फिर झांसी का विलय 54 में आ जाएगा और बर्मा का विलय 1886 में हो जाएगा। ठीक है, और 1817 में जो हुआ था ना, वो सहायक संधि हुई थी। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा डी इसका। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वायसराय के काल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ किया गया था? तो 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देसी शासकों, जमींदारों आदि को अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए उन्हें उपाधियां, खिलत, भूमि अनुदान, ऋण माफी आदि सुविधाएं प्रदान की। इनमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि राय बहादुर और मुस्लिमों एवं पारसियों को दी जाने वाली समकक्ष उपाधि खान बहादुर थी। 1859 से 60 ईस्वी में इन उपाधियों को दी जाने के साक्ष्य मिलते हैं।
मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है कि किसी के काल या उसमें होता है, लेकिन हाँ 1859 और 60 में इन उपाधियों को दिए जाने के साक्ष्य मिले हैं कि इस टाइम से हो सकता है प्रारंभ हुआ हो, कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोगों का गवर्नर जनरल जो था कहाँ तक, डफरिन, कर्जन और मिंटो, मिंटो के बाद ये हेस्टिंग्स तक, हार्डिंग तक कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए हैं। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। बाकी अब हम लोग ब्रिटिश शासन पर भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रभाव पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी धन्यवाद।